अध्याय 74 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। शून्य प्रत्यावर्तन क्षेत्र के ऊपर एक और भी ऊंचा क्षेत्र है जहां आप अपने हाथ के एक झटके से बादलों और बारिश को बुला सकते हैं। एक ही विचार से आप नदियों के प्रवाह को उलट सकते हैं, आसमान को जला सकते हैं और समुद्र को उबाल सकते हैं, तारों को स्थानांतरित कर सकते हैं और एक ही कदम से हजारों मील की यात्रा कर सकते हैं। इन शब्दों को सुनकर सू जिमो के 7 लोगों का समूह भावुक हो गया, क्योंकि उन्होंने स्वयं को आकाश में घूमते हुए और नीचे दुनिया को देखते हुए कल्पना की। ऐसी शक्ति की चाहत किसे नहीं होगी। वहां उपस्थित आंतरिक संप्रदाय के कई शिष्यों ने पहले ही उन शब्दों को कई बार सुना था और वे अभी भी अपने खून को खौलता हुआ महसूस कर सकते थे। मिस्टी पीक के कुलपति लिंग युन ने गहरी आवाज में कहा, वापस जाओ और अच्छी तरह से साधना करो। हर साल के अंत में संप्रदाय 5 चोटियों के बीच एक आमने सामने की लड़ाई का आयोजन करेगा जिसमें बड़े पुरस्कार मिलेंगे। हालांकि आप सातों अभी संप्रदाय में शामिल हुए हैं, फिर भी चाहे आध्यात्मिक जड़ों की बात हो या क्षमता की, वे सभी उत्कृष्ट हैं। मुझे आशा है कि आप में से कुछ इस साल की आमने सामने की लड़ाई में भाग ले पाएंगे और स्थान प्राप्त कर पाएंगे। वेपन पीक की ओर वापस जाते समय सू जिमो ने जूई से पूछा, 5 चोटियों के बीच आमने सामने की लड़ाई का क्या मतलब है? जूई हंसी। दरअसल यह 5 चोटियों में से नंबर 1 को चुनने की प्रतियोगिता है। उदाहरण के लिए हथियार शिखर का आमना सामना हथियार शिखर के शिष्यों के बीच एक प्रतियोगिता है। नंबर 1 शिष्य स्पिरिट वेपन चैम्बर से कोई भी निम्न श्रेणी का स्पिरिट वेपन चुन सकता है। जहां तक एलिक्सिर पीक की बात है, यह अमृतों की एक प्रतियोगिता है। नंबर 1 शिष्य स्पिरिट गैदरिंग एलिक्सिर जैसा ग्रेड 1 अमृत प्राप्त कर सकता है। गोहे चढ़ाते हुए सू जिमो ने पूछा, यदि कई शिष्य निम्न श्रेणी के आत्मिक हथियारों को परिष्कृत कर सकते हैं, तो वे अंतर कैसे करेंगे? हाँ, जूही जोर से हंस पड़ी। अगर कोई शिष्य किसी घटिया दर्जे के स्पिरिट हथियार को निखार सकता है, तो वह निश्चित रूप से वेपन पीक में नंबर 1 होगा। कनिष्ठ भाई सू, आप अभी तक हथियार शोधन के संपर्क में नहीं आए हैं, इसलिए आपके लिए घटिया दर्जे के स्पिरिट हथियार को निखारना बेहद मुश्किल है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई शिष्य हर साल वेपन पीक के मुकाबले में घटिया दर्जे के स्पिरिट हथियार को निखार पाया हो। हर कोई छद्म स्पिरिट हथियारों को निखारेगा और गुरु यह तय करेगा कि कौन सा छद्म स्पिरिट हथियार बेहतर है। सू जिमो ने सिर हिलाया। जूही ने आगे कहा, दरअसल बाकी 4 चोटियां 5 चोटियों के आमने सामने के मुकाबले के लिए बस एक सेटअप है। जिस पर सबका सबसे ज्यादा ध्यान है वह स्पिरिट पीक का आमना सामना है, जहां शिष्य जोड़ियों में लड़ते हैं और ताकत के मामले में प्रतिस्पर्धा करते हैं। यही दिलचस्प है और इसके इनाम सबसे अच्छे हैं। उन्हें न सिर्फ एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट हथियार, बल्कि एक ग्रेड 1 अमृत, एक ग्रेड 1 तावीज और कई स्पिरिट स्टोन भी दिए जाएंगे। कनिष्ठ भाई सू, इन बातों के बारे में मत सोचो। आखिरकार चाहे वह कीमिया हो या उपकरण शोधन, दोनों में बहुत ऊर्जा और समय लगता है। बेहतर है कि जरूरी बातों को नजरअंदाज न करें और छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें। शांत रहना और साधना करना ही सही रास्ता है। सू जिमो ने जूही की बातों का खंडन नहीं किया, लेकिन उसने अपने दिल में उसे अस्वीकार कर दिया। कीमियागर बनने के बाद व्यक्ति गोलियां बनाने में सक्षम हो जाएगा, जो उसकी साधना के लिए लाभदायक होंगी। हथियार परिशोधक बनने के बाद व्यक्ति आत्मा कलाकृतियों को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाएगा और इससे उसकी ताकत में भी काफी वृद्धि होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सू जिमो के पास अग्नि आध्यात्मिक मूल था। उसकी साधना की गति बहुत तेज थी, जिससे उसका बहुत समय बचता था। 5 चोटियों में आंतरिक संप्रदाय के शिष्य प्रतिदिन शिक्षा देने और अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए आते थे। सू जिमो हथियार शिखर पर लौट आया और अपने गुफा निवास पर लौटने से पहले हथियार शिल्प की कला पर एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की व्याख्या को ध्यान से सुना। हथियारों को परिष्कृत करने का आधार पहले आध्यात्मिक अग्नि को विकसित करना था। आध्यात्मिक अग्नि एक ज्वाला थी जो आध्यात्मिक ऊर्जा पर आधारित थी। आध्यात्मिक अग्नि के 3 स्तर थे, जिन्हें रंग के आधार पर अलग किया जाता था: हल्का लाल, गहरा लाल और गहरा लाल। रंग जितना गहरा होता, लौ का तापमान उतना ही ज्यादा होता। स्वाभाविक रूप से यह उपकरणों में मौजूद ज्यादा अशुद्धियों को शुद्ध कर सकती थी। आध्यात्मिक अग्नि के ऊपर सच्ची अग्नि थी, जो हल्के सोने, गहरे सोने और शुद्ध सोने में विभाजित थी। हथियार निर्माण का पहला चरण था सामग्री का चयन करना। चाहे अमृत हो या हथियार बनाना, सभी में प्रयुक्त सामग्रियां प्राकृतिक खजाने थी जिनमें आध्यात्मिक ऊर्जा निहित थी। दूसरा चरण प्रगलन था। अमृत शोधन के लिए एक विशेष भट्टी की आवश्यकता होती है जिसे अमृत भट्टी कहते हैं। हालांकि हथियार बनाने के लिए एक तिपाई की आवश्यकता होती है जिसे हथियार तिपाई कहते हैं। चाहे वह अमृत भट्टियां हो या हथियार तिपाई, वे विशेष सामग्रियों से बने थे जो आग प्रतिरोधी थे और पिघलते नहीं थे। चयनित सामग्रियों को हथियार तिपाई में रखने और उन्हें स्पिरिट अग्नि से गलाने के बाद सामग्रियों को तरल रूप में पिघलाया जाएगा और सामग्रियों में अशुद्धियों को परिष्कृत करने के लिए एक साथ मिलाया जाएगा। तीसरा चरण था आकार देना। इस चरण में तापमान को नियंत्रित करना और उसे धीरे धीरे कम करना आवश्यक था। हथियार तिपाई में पिघली हुई धातु के जमने से पहले व्यक्ति को अपने मनचाहे स्पिरिट हथियार को आकार देना होता था।
बेशक अगर कोई खास हथियार बनाना चाहता है तो यह कदम और भी ज्यादा मेहनत का होगा, लेकिन अगर वह कोई साधारण उड़ने वाली तलवार हो तो यह और भी आसान होगा। चौथा चरण था तड़का लगाना। तापमान एक बार फिर बढ़ा दिया गया। हथियार तिपाई के भीतर अशुद्धियों को परिष्कृत करने के लिए आत्मा क्यूई के प्रभाव और आग की लपटों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे आत्मा हथियार और भी मजबूत हो जाता था। पांचवा चरण था आत्मा एकत्र करना। आत्मा एकत्र करना संपूर्ण हथियार शोधन प्रक्रिया का मूल था और यह सबसे कठिन चरण भी था। हथियार तिपाई के भीतर सामग्री के पिघलने से जारी आत्मा क्यूई आत्मा आग की निरंतर भूनने के तहत बेहद शुद्ध थी। आत्मा क्यूई को एक बार फिर आत्मा अस्त्र पर एकत्रित करके उसे परिष्कृत करना था। आत्मा अस्त्र पर आत्मा के कई पैटर्न दिखाई देते थे। यहीं से आत्मा हथियारों की श्रेणियों का भी उद्गम हुआ। यदि यह एकल स्पिरिट पैटर्न बना सके तो निम्न श्रेणी का स्पिरिट हथियार बन जाएगा। एक सर्वोच्च श्रेणी का स्पिरिट हथियार तभी बनेगा जब वह 4 स्पिरिट पैटर्न बना सके। आत्मा को एकत्रित करना इतना कठिन था क्योंकि यदि यह असफल हो जाता तो आत्मा का हथियार तिपाई में ही फट जाता और पिछला सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता। इसके अलावा स्पिरिट एकत्र करने की विफलता दर बहुत अधिक थी। जितने अधिक स्पिरिट पैटर्न को संघनित किया गया, विफलता दर उतनी ही अधिक थी। छठा चरण था तड़का लगाना। यह चरण अत्यंत सरल था। आत्मा के हथियार को आकार देने के लिए उसे ठंडे पानी में रखना पड़ता था। सूजिमो ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और अपने डेंटियन में आत्मा क्यूई को प्रवाहित किया, जिससे उसकी हथेली में एक कमजोर ज्वाला पैदा हो गई। लौ हल्की लाल थी और उससे झुलसाने वाली गर्मी निकल रही थी। हालांकि उसकी हथेली जरा भी गर्म नहीं हुई। स्तर 1 आत्मा आग। सूजिमो मुस्कुराया। आत्मा की अग्नि आत्मा की क्यूई के क्षय के साथ ही लुप्त हो गई। जब सूजिमो अथक अभ्यास कर रहा था तो उसकी आत्मा की क्यूई का संचार करते हुए उसकी हथेली में एक बार फिर से ज्वाला प्रकट हुई। अचानक सूजिमो का दिल धड़क उठा क्योंकि उसे कुछ याद आया। पिंग यांग टाउन में वापस आकर सिद्ध पुरुष कैंगलैंग ने अपनी उंगली से एक लाल रंग की ज्वाला छोड़ी, जिसने जुई फैंग को जलाकर राख कर दिया। केवल इसी क्षण सूजिमो को एहसास हुआ कि ज्वाला एक स्तर 3 आत्मा अग्नि थी। जुई फैंग की मृत्यु के बारे में सोचते ही सूजिमो की आंखें धुंधली हो गई और वह भी उदास हो गया। अमर साधना के संदर्भ में उसने अभी अभी स्तर 1 क्यूई संघनन प्राप्त किया था। आसुरी साधना के संदर्भ में इतने लंबे समय के बाद भी उन्होंने मज्जा शोधन खंड में कोई प्रगति नहीं की थी। उसे नहीं पता था कि जुई फैंग से बदला लेने में उसे कितना समय लगेगा। डाइयू ने एक बार कहा था कि द मिस्टिक क्लासिक ऑफ द 12 डायमंड किंग्स ऑफ द ग्रेट वाइल्डरनेस अंत में और भी मुश्किल होता जाएगा। उसके बिना सूजिमो इसमें महारत हासिल नहीं कर पाती। लेकिन अब सूजिमो पहले से ही हड्डियों को मजबूत करने वाले भाग के बाद मज्जा सफाई भाग पर अटका हुआ था। अंगों के शोधन और छिद्रों को साफ करने वाले भाग की तो बात ही छोड़ दीजिए। सूजिमो गहरी सोच में पड़ गया और सहज ही उसकी दाहिनी हथेली में आत्मा की आग का एक गोला प्रकट हो गया। स्वूश! आग का एक गोला उठा और लाल रंग की लौ कुछ कुछ चकाचौंध कर देने वाली थी। चौंक कर सूजिमो ने अपनी हथेली घुमाई और लौ के साथ साथ आत्मा की क्यूई को भी बिखेर दिया। पहले जो लौ जल रही थी वह हल्की लाल नहीं लग रही थी। भौहें चढ़ाते हुए सूजिमो ने अपनी दाहिनी हथेली को देखा और अपनी आत्मा क्यूई को प्रसारित किया, जिससे एक बार फिर आत्मा की आग पैदा हुई। स्वूश! ज्वाला उठी। सूजिमो के स्तब्ध चेहरे पर चमकदार लौ चमक उठी। स्कारलेट स्तर 3 आत्मा आग।